ओके ये जिन लोगों की तरफ से कोई आवाज आ रही हो तो अपना माइक, ये जिन लोगों की तरफ से कोई आवाज आ रही हो तो अपना माइक प्लीज। आपको कोई आवाज आ रही है? आप जी ओके ठीक है। तो आज आई कैन गवर्न इनसाइट के 12वें अंक में बिहार चुनाव में सुशासन के एक नए पक्ष पर परिचर्चा करने के लिए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी हल अर्थात लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए फंडामेंटल पॉलिसी इश्यूज के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर सजग हैं। आई कैन गवर्न इनसाइट सीरीज के तहत अभी तक हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, ग्रामीण प्रशासन एवं सैनिटेशन जैसे मूलभूत चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। अभी तक हम लोगों ने 11 कार्यक्रम किए हैं। ये हमारा 12वां कार्यक्रम है और इसके माध्यम से लगभग 25 से 30 हजार लोगों तक हम पहुंचे हैं। आज के इनसाइट कार्यक्रम में हम 2-3 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला कि चुनाव जीतने को लेकर के प्रचार, प्रसार और कैंपेन ये एक बहुत ही प्रमुख कहिए कि आजकल प्रमुखता ले चुका है और इसके माध्यम से एजेंडा सेटिंग करने की कोशिश होती है। ऐसे मुद्दे जो जनता के दिमाग में बैठाने की कोशिश, जिससे कि फिर वो वोट करें। तो कहीं ना कहीं उसमें सुशासन यानी गवर्नेंस नेताओं और पार्टियों के लिए क्या रह जाता है? क्या ये सच में मिशन रहता है या केवल एक रणनीति मात्र रह जाता है? ये एक सवाल होगा। दूसरा आई थिंक जिस पे हम लोग चाहेंगे कि आज चर्चा हो कि एजेंडा सेटिंग में, चुनावी एजेंडा सेटिंग में मीडिया और खास करके सोशल मीडिया की हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा, कहें कि जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा वर्ड ऑफ माउथ की जगह सोशल मीडिया में आपके पोस्ट की लोकप्रियता तय करती है और अक्सर ये आपके काम से ज्यादा काम दिखाने की काबिलियत पर निर्भर करता है। तो ये एक सोशल मीडिया की जो एजेंडा सेटिंग में भूमिका है, ये दूसरा सवाल होना चाहिए। और तीसरा कहीं ना कहीं ये भी इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान एजेंडा सेटिंग करने की भी स्वतंत्रता देता है और एक प्रकारांतर से क्या यह चुनाव और लोकतंत्र को ही खोखला तो नहीं कर रहा है? तो ये सवाल है जिसपे आज इस पे चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जो 3 मुद्दे हैं हमारे, इनको लेकर कहीं ना कहीं एक स्पष्ट और एकमत राय समाज में देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए अगर चुनाव में हम लोग पहले के जमाने में जैसे बूथ लूटने की घटना होती थी, बोगस वोटिंग की घटनाएं होती थी जिस दौर में, उस दौर में लोगों को पता था कि ये गलत है और शायद इसीलिए आज हम उस दौर को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन आज के मुद्दों की जो बात है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति है। तो बिहार चुनाव के अभी के दौर में ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने इस पैनल पर 3 विशिष्ट महानुभाव को आमंत्रित किया है। आज हमारे पहले वक्ता होंगे चुनाव रणनीतिकार गौरव राठौर। राठौर साहब देश के अग्रणी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म पॉलिटिकल एज के को-फाउंडर हैं। पॉलिटिकल एज ने पिछले 15 वर्षों में 700 से ज्यादा राजनीतिज्ञों के साथ, जिसमें शशि थरूर, मिलिंद देवरा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सचिन पायलट और एच डी देवगौड़ा जैसे उत्तर से लेकर पूर्व, दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक सभी पार्टियों के नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है। वैसे कानपुर से हैं, आईआईटी मुंबई से मटेरियल साइंस में इन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद डेलॉइट में काम कर रहे थे, फिर ये साउथ सूडान में स्लमबर्गर ऑयल फील्ड में थे। मेरी उनसे बात हो रही थी वर्षों पहले, तब उन्होंने बताया कि अगर पैसे की बात होती तो
कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में थी उनकी कुछ कि भाई कुछ अलग करना चाहिए, और ये रास्ता उन्होंने चुना। और इन्होंने कहीं ना कहीं एक ये रास्ता चुनने के पक्ष के पीछे एक ये भी था कि जो करंट पॉलिटिकल गवर्नेंस है उसका ग्राउंड पे जो सोशल इम्पैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, और नेताओं के साथ काम करना, उन्हें किस तरीके से प्रोजेक्ट्स जो है मतलब कि टेकअप करना डेवलपमेंट के लेकर के, चुनाव से पहले चुनाव के बाद, तो इसको डेटा लेड रिसर्च और स्ट्रैटेजी के थ्रू इन चीजों को सपोर्ट करना, ये इनका इनिशिएटिव रहा है, ये इनका प्रयास रहा है, और इसमें काफी सफल रहे हैं। अभी वर्तमान में भी बिहार चुनाव में सक्रिय हैं। उसके बाद में भी हम लोग को बहुत ही कहिए कि वॉर रूम वाले इनसाइट्स सुनने को मिलेंगे उनसे। आज चुनावी एजेंडा सेटिंग के विषय पर उनका लंबा अनुभव हम सभी को सुनने को मिलेगा। आज हमारे दूसरे गेस्ट वरिष्ठ पत्रकार, पब्लिक स्पीकर, मॉडरेटर, ज्यूरी मेंबर और एडवाइजर टू मेनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस राखी बख्शी मैम है। राखी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। कश्मीर से आप इतने विपरीत परिस्थितियों में इंटरनेट की दिक्कत के बावजूद हम लोग के साथ आज ज्वाइन कर रही हैं। मूलतः पटना से हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और वर्तमान में फाउंडर एडिटर चीफ हैं हर वर्ल्ड वेब पोर्टल की। 2 दशक से लंबा अनुभव है उनका पत्रकारिता में। जी न्यूज चैनल के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर की ब्यूरो चीफ रही हैं, कारगिल लड़ाई इन्होंने कवर की। उसके बाद दूरदर्शन पर इंडिया दिस वीक नामक वीकली शो की पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट थी। इराक वॉर भी इन्होंने कवर किया है, और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की ये मीडिया एडवाइजर रही हैं, जेंडर राइट्स एडवोकेट हैं, और कई संस्थानों के बोर्ड मेंबर की सदस्य हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के भी बोर्ड में राखी मैम हैं। आज हमारे तीसरे सम्मानीय अतिथि हैं LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के रिटायर्ड डीन प्रोफेसर अनिल कुमार झा। इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज जैसे अनेकों संस्थानों के से जुड़े हुए प्रोफेसर झा रहे हैं। मूलतः ये भी दरभंगा से हैं, और इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से जेपी आंदोलन के दौर में पढ़ाई लिखाई की, काफी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स पर इनका एक लेख भी है, और पिछले 4 दशकों में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अनेकों स्टूडेंट्स इनके पढ़ के निकले हैं, और एकेडमिक से लेकर के यूपीएससी तक का दौर उन्होंने तय किया है। और मेरी सर से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि राइट और लेफ्ट से हट करके भी इस देश में एक राजनीतिक सोच रही है, और वो अपने आप को सोशलिस्ट विचारधारा से मानते हैं। आज के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप सभी से बात करने के लिए हमारे साथ रूबी हैं। रूबी एनजीओ सेक्टर से हैं, आईएमसी से पत्रकारिता करके वर्तमान में न्यू एजुकेशन ग्रुप फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड एजुकेशन का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखती हैं। आज हमारे साथ प्रियदर्शन जी भी हैं। प्रियदर्शन जी दत्त सिंह सराय समस्तीपुर से हैं, शिक्षक हैं, सोशल वर्क में काफी रुचि रखते हैं, और बच्चों को फ्री एजुकेशन में इनका काफी ये है, और ये एक ब्लॉग भी चलाते हैं जिसपे हिस्ट्री के लिए गाइडेंस करते हैं। अब मुझे लगता है कि राठौड़ साहब अभी भी गाड़ी में हैं, तो हम लोग पहले राखी बख्शी मैम को सुन लेते हैं क्या? ठीक है। राखी मैम के पास इंटरनेट का भी इश्यू है, आई थिंक जितनी जल्दी हम उनकी बात सुन लें हम लोग चाहेंगे कि राखी मैम, आपको आवाज आ रही है? अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। जी और जी बात यह है कि पहली बात जो मैं अभी कर भी रही थी वो ये कि अगर आप बात करें इस बार बिहार चुनाव की, तो एक तो ये कि पहला ऐसा स्टेट है जो कोविड-19 के टाइम में ये हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा क्या रही जिस जो कि बहुत बड़ा इशू है। हम उसकी बात करेंगे। इकोनॉमी जो है जो कि जरूर वो अफेक्ट हुई है, तो बिहार में तो बहुत असर है इसका। एक जो हर एक इलेक्शन में हम देखते चले आते हैं कि वहां पे कास्ट फैक्टर क्या है। आई थिंक राखी मैम हमारे से उनका इंटरनेट का कुछ इशू चल ही रहा था, तो वो शायद फिर से ज्वाइन करें। हम लोग उन्हें कोशिश करेंगे तब तक। आई थिंक उन्हें 2-3 मिनट समय लग जाएगा।
हाँ। तो हम लोग अनिल झा सर के पास चलते हैं। अनिल झा सर, आपको आवाज आ रही है? सही है भैया। जी। अनिल सर, हम आप बोलना शुरू कीजिए, तब तक शायद राखी मैम अगर आती हैं तो फिर हम उन्हें बाद में ले लेंगे। क्या सुनना चाहेंगे आप? एक एक बस सेकंड। ये है ना, राखी जी ने कहा कि कोविड सर के एक समय में ये सेकंड, चुनाव हो रहा है। राखी मैम आ गई हैं तो ये एक बार फिर से उन्हें कर लेते हैं। आप इसलिए कह लेती हूँ बिकॉज थोड़ा सा इंटरनेट की मुझे लग रही थी समस्या, तो मैं बार बार कह रही हूँ कादिर को फोन करो। जी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप देखें जिस तरह से अगर आप नेताओं की बात करें, आप बात करें कि लोग कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या हुआ, लोग कहते हैं, अगर आप तरह तरह की वॉइसेस सुनिए तो कहेंगे कि हाँ कुछ काम तो दिखाई दिया भी है। अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, कहीं आपको कहेंगे कि हाँ सड़कें बनी हैं। कादिर प्लीज फोन कर लीजिए। तो कहीं कहते हैं कि सड़कें बनी हैं, कहीं कहते हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सेंटर से फंड आया है उसका कितना यूज हुआ है, ये भी एक फैक्टर लोगों से अगर आप ग्राउंड पे पूछिए तो ये बात सुनने में आ रही है। कहीं ना कहीं एक नया चेहरा जरूर भर के आए हैं तेजस्वी यादव। अब जब यादव जो है वो मैदान में नहीं है, अब तेजस्वी यादव की आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ नजर आ रही है। देखना ये जरूर होगा कि ये जो भीड़ है वो सही में मायनों में वोट में कितनी ज्यादा तब्दील होती है। अभी तो हमने पहला आंकड़ा देखा है पहले फेज की वोटिंग का। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी और बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगी, जिस बात को आगे रखना जरूरी है कि महिला वोटर्स जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया पहले, वो महिला वोटर्स इस बार अपना क्या दमखम दिखाएंगी। तो हमें कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में उन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछली बार जब शराबबंदी की बात की, हालांकि हमने देखा कई रिपोर्ट ऐसी हमें नजर आई खासकर डिजिटल मीडिया पे कि वो पूरी तरह से असर नहीं कर पाई हैं, वो अभी भी चल रहा है गुप्त तरीके से ही सही। लेकिन क्या महिलाओं पे इसका असर पड़ा है? क्योंकि अगर पड़ा है, और अगर लड़कियों की आप बात करें, एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो कुछ स्कीम्स भी आई, क्या इसका सही में कुछ असर पड़ा है? क्या महिलाएं और लड़कियां ये समझती हैं कि उनकी आम तौर की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? तो ये हमें देखना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि एक आंकलन की बात होगी जब 3 फेज की वोटिंग हो जाएगी, या फिर समझ में आएगा कि किस तरह का हो रहा है। प्लेयर्स नए नए हैं, चिराग पासवान आ गए हैं। चिराग पासवान ने तय किया कि हम अलग चले जाएंगे। तो अब चिराग पासवान का असर कितना होता है बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हनुमान का सीना है और उसमें बीजेपी के लीडर और प्रधानमंत्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं कि नहीं जेडीयू से हमें बिल्कुल ही किनारा करना है। तो ये समझना होगा कि जो पासवान फैक्टर है वो असली में कितना रंग लाता है, ये एक देखने की बात रहेगी आगे। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, बताने से पूछने से कहते हैं कि ये वेकेंट सीट जो एम्प्लॉयमेंट की जो नौकरियां हैं वो कह रहे हैं कि उसको और उसके अलावा कुछ नए को करके वो इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। सवाल उन पे ये उठ रहे हैं कि आखिर ये नौकरियां आएंगी कहाँ से? तो भाई 19 लाख फिर बीजेपी भी कह देती है कि हम दे देंगे, बीजेपी ये भी कह देती है, कहीं ना कहीं वैक्सीन का मुद्दा उन्होंने उठा दिया। तो इस तरह के तमाम मुद्दों के बीच में एक कोरोना प्रभावित मुद्दों की मैं बात करूंगी, दूसरी जो असली मुद्दे बिहार के हमेशा से रहे हैं यानी विकास का, नया बिहार बनाने का, और तीसरा कि जो युवा है जो नए नए अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है वो तबका क्या सोचता है, और ये जो पुराना कमिटेड वोटर है जो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर पे अपना असर डालता ही है, वो फिर कैसे वोट कर रहा है। मुझे लगता है इन सबको गौरव जी यहाँ पर मौजूद हैं और बेहतर तरीके से हमारे सामने रख पाएंगे। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट, मुझे मौका मिला था पिछली बार जाने का, इस बार मैं यहाँ से काफी एनालिसिस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब फैक्टर्स को हमें देखने की जरूरत होगी इस बार। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हमें देखने को मिला है, तमाम तरह के वीडियो देखने को मिले। अब फॉर एग्जांपल कहीं आपको मीम्स देखने को मिल रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस नए आपको कैंपेन वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, राजनेताओं की रैली के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। वो एक फैक्टर है जो देखना पड़ेगा।
चिराग का एक वीडियो आ गया कोई, तो उस पे सवाल उठ खड़े कि ये क्या कर रहे हैं। कभी तेजस्वी की इस तरह के रैलीज की भीड़ वाले वीडियोस आ रहे हैं। कभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सही में जेडीयू और बीजेपी साथ में है। पोस्टर का एक जो वॉर है वो नजर आ रहा है। ये सब हमारे सामने है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, असली वोटिंग की और रिजल्ट की बात करें, तो मुझे लगता है कि हर आने वाले 2 फेज में भी हमें ये देखना होगा कि किस तरह के लोग कर रहे हैं, और वो उनको ही पता लगेगा जो इसका आकलन ग्राउंड पे अपने सर्वे द्वारा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक का जो अनुमान है उसमें एक सर्च नजर आ रहा है। सर्च ये है कि लोग कहते हैं कि हम नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं, हम चेंज चाहते हैं। अब ये चेंज की बात जो है वो असल में कितना चेंज हो पाता है, हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक राखी मैम आपके पास अब हम लोग चलते हैं गौरव राठौर। आपको आवाज आ रही है? आपका माइक, आपकी आवाज आ रही है। आई होप सबको मेरी आवाज भी आ रही होगी। और अपने रूम पर पहुंच गया हूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन काफी गर्म है पटना में, और थोड़ी मेरी मीटिंग लंबी खिंच गई, तो इसलिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। अभी तक जो बात मैं सुन रहा था और जो मैं पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर सकता हूँ यहाँ का ग्राउंड का चुनावी माहौल, किस तरह से जो मुद्दों को लेकर के जो आप लोग बात कर रहे हैं, उस पे मेरा पर्सपेक्टिव। तो अगर आप इस चुनाव को देखें तो इसमें दोनों ही मुख्य गठबंधन कहीं ना कहीं विकास को लेकर के बात कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी आप स्पीचेस सुनेंगे तो कई घंटों की स्पीचेस वो दे रहे हैं, एक काम को गिना रहे हैं, अपना सातिश्य उन्होंने काम किया, बता रहे हैं कि मैंने इतना सारा काम किया। इसके अलावा भी वो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के ही फोकस है उनका। बट चुनाव जो है 2 लेवल पे लड़ा रहा है। एक तो ये हो गया डेवलपमेंट की बात करने को लेकर के, विकास हुआ है, काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं वो अपने। दूसरा, कहीं ना कहीं बिहार की चुनाव में राजनीति में जो है कहीं ना कहीं कास्ट का एक बड़ा फैक्टर है। तो उस कास्ट फैक्टर को वो अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू या किस तरह के लीडर्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू मैनेज किया जा रहा है। तो दोनों ही चीजें चल रही हैं। और अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे तो वहां भी प्राइमरी मुद्दा डेवलपमेंट को लेकर तेजस्वी बना रहे हैं, चाहे वो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हो, या अभी हाल में उन्होंने कुछ सिंचाई को लेकर के बात शुरू करी है, या उन्होंने थोड़ा क्राइम को लेकर के बात शुरू करी है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि जो काम जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं वो कहाँ हुआ। तो इस पूरे दौर में काफी सारे वो भोजपुरी गाने भी चले, बिहार में ईबा, बिहार में काबा, ये सब चल रहा है। ये सारे के पीछे कहीं ना कहीं एक विकास बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है को लेकर के एक जद्दोजहद चल रही है। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा ठीक। तो ये एक प्राइमरी है। इसमें थोड़ा सा अब जाकर के पहले चरण के चुनाव के आसपास होते हुए थोड़ा सा जो एक बिहार के चुनाव में नॉर्मली होता है, स्टेटमेंट्स देना एक दूसरे के खिलाफ, कुछ पर्सनल अटैक होना, वो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। बट फिर भी अभी भी मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जो है बेसिक मुद्दा चुनाव का विकास पे आधारित ही है। नीतीश कुमार ने विकास किया है कि नहीं किया है, और क्या तेजस्वी उनसे बेहतर कर सकते हैं, ये पब्लिकली गेम चल रहा है, पब्लिकली डिस्कोर्स पे बनाने की फाइट मारी जा रही है। इसी का दूसरा पहलू है कि सोशल मीडिया पे ये तो, जबकि रैलीज में, प्रेस में, स्टेटमेंट में यही बात चल रही है। अब जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो थोड़ा वहां पे माहौल चेंज होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अनाधिकारिक तौर पे चलाई जाती हैं। उसमें काफी सारे आरोप प्रत्यारोप की बात ज्यादा हो रही है। एक पूरी कोशिश हो रही है एनडीए गठबंधन की तरफ से कि ये दिखाया जाए कि हम वापिस जंगल राज में चले जाएंगे, लालू राज आ जाएगा। आज मोदी जी ने भी जो है सभा के मंच से लकर सुंघवा जैसे वर्ड की बात कर दी है, जो कि बिहार के लोगों को पुराना याद होगा। अब कोई बात नहीं करता है, मगर वो पुरानी याद दिलाना चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, क्योंकि चुनाव अपने चरम पे जा रहा है। तो मुद्दे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के हैं, और थोड़ा अब चेंज हो रहा है।
सोशल मीडिया पे अंडर हैंड बहुत सारा कंटेंट घूम रहा है। कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत उस पर दोनों ही पक्ष अपना अपना कुछ ना कुछ उस पर बना करके थोड़ा ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे जो बाकी प्लेयर हैं, खासकर चिराग पासवान का भी फैक्टर और कंफ्यूजन जो उन्होंने पैदा किया है, खासकर एनडीए गठबंधन में भाजपा को लेकर के, वो चल रहा है। मगर उसमें भी अब मेरे को थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो खुद रैलियां कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच में, और उतना उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कंपैरेटिवली रिस्पांस तेजस्वी की रैली में बहुत है, एनडीए की रैली में रिस्पांस आ रहा है, मगर चिराग के पास अब वो मिस्ट्री फैक्टर या जो सिंपैथी फैक्टर था वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है। तो चुनाव अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और महिला वोटरों की बात हो रही थी, तो ये एक माना हुआ पॉइंट है कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार के कार्यकाल से ज्यादा खुश हैं बनिस्बत पुरुषों के। एंड ये एक बड़ा कॉर्नरस्टोन है नीतीश कुमार की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, जो कि कास्ट लाइन से हटके उनको एक एज देता है। और बाकी जातिगत आधार पे सब अपना अपना गणित बना रहे हैं और वो चल रहा है। और कोई बात अगर आप लोगों को पूछनी हो तो बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे ऑन द ग्राउंड पटना और बिहार का फीडबैक दे सकता हूँ। डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए तिलक आप बढ़ा सकते हैं इसको आगे। आई थिंक एक जो प्रमुख सवाल आता है कि कहीं ना कहीं जब एजेंडा की बात होती है कि क्या क्या किस किस मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएं, तो आप नेताओं के साथ काम करते हैं, उनका क्या इलेक्शन जीतने पे फोकस होता है, गवर्नेंस को लेकर के कितनी गंभीरता होती है, इस पे हम लोग को जानने में बड़ी रुचि है इनफैक्ट। तिलक देखिए, प्राइमरी मोटिव या जो उनका सोच होती है वो चुनाव जीतने को लेकर ही होती है। उसके लिए गवर्नेंस या डेवलपमेंट उसका एक पार्ट होता है। तो कोई भी अगर मुझे ये बोले कि कोई लीडर सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहता है और उसको पॉलिटिक्स और रिजल्ट से मतलब नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बहुत कोई रेयर कोई होता होगा तो हो सकता है, बट हमारे एक्सपीरियंस में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। और गवर्नेंस तभी इंप्रूव होगी जब वो चुनाव से लिंक्ड होगी। बिकॉज जब तक आप कोई ना कोई जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के बेस पे आप काम नहीं करोगे तो आपको दिशा नहीं मिलेगी। सो अगर चुनाव में हमारी जनता, वोटर्स विकास को मुद्दा मानते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, तो हमारे नेता अपने आप उस चीज को फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये चेंजेस आ रहे हैं। पहले के जमाने में तो बिल्कुल भी विकास की बात नहीं होती थी। हमने बीच में जिक्र भी हुआ था, राखी जी ने जिक्र किया था, या तिलक आपने भी किया था कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर के मैल प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ होता था। अब वो सब चीजें कम हो गई हैं। अब आपको किसी ना किसी तरीके से मतदाता को अपने पक्ष में बनाना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, डेवलपमेंट उसमें एक ऑप्शन है। कुछ समय से ये थोड़ा बड़ा है अपने, अगर आप बोलें कि शेयर ऑफ पॉलिटिकल पाई में कि विकास कितना बड़ा मुद्दा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। विकास बड़ा मुद्दा नहीं है, ये एक चुनौती की बात है वैसे कहीं ना कहीं। अच्छा, ऐसा है क्या कि बिहार या फिर ऐसे जो राज्य हैं उत्तर भारत के, बिहार, यूपी या झारखंड, इस तरीके के जो राज्य हैं जो जहाँ पे शिक्षा खास करके कम है, वहां पे ये मुद्दा कम है, बाकी राज्यों में ज्यादा है, ऐसा है गवर्नेंस को लेकर के या जात पात को लेकर के? देखिए, जात पात की जहां तक बात आई तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अक्रॉस इंडिया, केरल में भी जात पात उतनी है जितनी बिहार यूपी में है। आपको उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी ये फैक्टर काम करता है, वहां पर भी ये फैक्टर है। तो जात पात को मैं एक दूसरे तरह से समझाना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी और लीडर एक तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है और उसको अपना टारगेट्स जो मार्केट है उसको किसी न किसी तरीके से, जो सेगमेंटेशन जो वर्ड बोलते हैं, बांटना है। जब वो बांट पाएगा तो उसको वो एड्रेस कर पाएगा। तो जात हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बड़ा एक अंदरूनी बना हुआ सिस्टम है जिससे आप लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हो। तो वो है, जहां पे जात नहीं होता वहां पे रिलीजन आ जाता है। अगर आप आजकल यूएस का इलेक्शन भी चल रहा है, अमेरिका का इलेक्शन भी चल रहा है, तो वहां पे भी इस तरह का सेगमेंटेशन ग्रुपिंग होती है।
वहां पे ऑब्वियसली अलग अलग नेशनैलिटी के लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको अलग अलग अफ्रीकन, लैटिनोज, व्हाइट सुप्रीमेसी जो बात हो रही है, ये सब भी वहां पे ग्रुप्स हैं। तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं आपको अपने मतदाताओं को किसी न किसी ग्रुप में बांटना पड़ेगा, जिससे कि आप उन तक उनकी बात कर पाए और कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल बना पाए। तो जात हमारे चुनाव से हट जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूं। उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए, और जितना कम हो जाए उतना अच्छा है हमारे गवर्नेंस के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब हम लोग अनिल कुमार झा के पास चलते हैं, इससे पहले कि हम फिर से सवाल लें और दूसरे राउंड का इंटरेक्शन करें। अनिल सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। 10 मिनट का समय आपके पास। ठीक, नहीं ठीक है। बहुत सारी बातें राखी जी ने और गौरव जी ने रखा है, और एजेंडा सेटिंग की बात हुई है। मैं जो पिछले कई दशकों से देख रहा हूं, गवर्नेंस बाद में आता है, एजेंडा कोई सेट नहीं होता है। एजेंडा एक ही होता है, किसी तरह हम चुनाव जीत लें, सत्ता प्राप्त कर लें। एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई कैन से दैट पीपुल गेट द गवर्नमेंट व्हाट दे डिजर्व। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, गौरव जी ने ठीक ही कहा है कि इतना कास्ट रिडन सोसाइटी है, इतने हम जात पात में बटे हुए हैं कि उससे ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं, और न हमारे नेतागण उससे निकालने की हमें कोशिश कर रहे हैं। विकास की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये निश्चित रूप से मानना होगा कि बिहार में नीतीश जी के राज में, नीतीश जी के टाइम में 15 वर्षों में जो भौतिक विकास की हम बात कर रहे हैं, अब विकास को भी थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएट करना होगा। हम लोग जब कभी विकास की बात करते हैं तो भौतिक विकास की बात करते हैं, सड़कें बन गई, बिजली आ गई, गलियां बन गई, नाले बन गए, जल नल योजना हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये विकास होना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य का, जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनका विकास कैसे हो, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिनों पहले मैं गया था पीएचडी का वाइवा लेने, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। तो मैंने देखा कितनी सुंदर बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की बन गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बन गई है, लेकिन उसमें डॉक्टर कहाँ हैं, बच्चे हमारे विद्यार्थी कहाँ हैं, पढ़ाने वाले कहाँ हैं। स्कूल बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए, साइकिल योजना दे दिया गया, मिड डे मील दे दिया गया, सब कुछ, शिक्षकों की बहाली हो गई। लेकिन अब प्रश्न है कि शिक्षा कहाँ है, वेयर इज द एजुकेशन, जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया है वो कहाँ है, उसके लिए कौन कंसर्न है। ये बड़ी चिंता की बात है इस प्रजातंत्र में। और आज हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, वी आर बीइंग लेड बाय, नॉट इवन बाय लीडर्स, वी आर बीइंग लेड बाय डीलर्स। ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सीन अभी आपने बिहार में देखा है, जो कैसे कैसे पॉलिटिकल डील हुए हैं, महागठबंधन, मेरी भी एक अपनी विचारधारा है, किसी पार्टी से मैं संबंधित हूं, लेकिन उन सारी बातों को किनारे रखते हुए मैं एक टीचर के रूप में विश्लेषण अभी कर रहा हूं, किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं। मेरी भी अपनी एक सोच है, ठीक है समाज में है, पॉलिटिक्स में लंबे समय से मैं जुड़ा रहा हूं, लेकिन जो स्थिति अभी अब हम देख रहे हैं बिहार के चुनाव में, कल तक कोई सिद्धांत नाम की तो कोई चीज है नहीं, कोई चीज रह नहीं गया है, कोई प्रिंसिपल तो है नहीं। अब जितने लोगों का नाम लिया है गौरव जी ने, 2 मजबूत गठबंधन है नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में, जो गठबंधन है एनडीए का और इधर तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, दोनों ही गठबंधन अपने अपने ढंग से। लेकिन ये जो मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, या पप्पू जी की पार्टी हो, या ओवैसी साहब भी मैदान में उतर गए हैं, पता नहीं ये लोग चुनाव जीत के कौन सा गवर्नेंस, कौन सी व्यवस्था बिहार को किस रूप में कहां ले जाएंगे। दूसरी बात एक सामने आई है इस बीच में, जो भीड़ काफी, जिसमें सोशल मीडिया ने भी काफी इसको उजाला है और सही देख भी रहे हैं हम लोग, जो तेजस्वी जी के सभा में काफी भीड़ उमड़ रही है,
उसी के क्रम में एनडीए के नेता उनको सचेत कर रहे हैं कि वह यह जनरेशन है, सही बात भी है, जिसने उस समय को नहीं देखा है। 15-20 साल पहले का जो समय था उसको याद कराने की चेष्टा की जा रही है। जो वह जनरेशन जो अभी भीड़ लगा रही है, चारों तरफ मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हैं, तो उन्होंने उस समय को नहीं झेला। ये बात सच है, हम लोगों ने झेला है। पटना से दरभंगा आने में हम लोग भय खाते थे, डरते थे, कितने लोग हम लोगों के। ये ठीक है, एक समय था वो युग, लेकिन हमेशा एक बात को पकड़ करके रखा नहीं जा सकता है, बैठा नहीं जा सकता है। और जहां तक परिवर्तन की बात है, तो ऐसा जनरेशन, नए जनरेशन से आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार की बात करेंगे, उसे पता नहीं है रोजगार कहां से आएगा, कौन देगा। और जो पुराने जनरेशन के लोग हैं तो निश्चित रूप से उस समय को याद करते हैं, तो वो थोड़ा सा सिहर जाते हैं। तो इस पेशोपेश में आज भी मैं कई कंस्टिट्यूएंसीज में गया था, लोग हैं। और आज भी लोगों के मन में हम ये मानते हैं कि समाज में आज भी अच्छे लोग हैं, जो बहुत सारी संकीर्णताओं से निकले हुए हैं। मैं कम से कम आज 10 आदमी से मैंने इंटरव्यू किया। मेरा इलेक्शन में घूमने का एक अलग तरीका होता है। पैंट शर्ट में रहता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गाड़ी में नहीं रहता हूं। आपकी लोगों की तरफ पत्रकार बन जाता हूं, विश्लेषक बन जाता हूं। चाय की दुकान पर किसी चौपाल पे बैठ के मैं लोगों की राय लेता हूं। मेरे डायरी भरे पड़े हैं ऐसे, मैंने कई चुनाव को मैंने देखा है। तो लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जो हैं उनको जाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। चूंकि अच्छे लोग जाएंगे तभी गवर्नेंस अच्छा होगा, तभी कोई सोच होगी। और एजेंडा तो किसी के पास है नहीं। आप स्लोगन तो देख लो ना, आप जो स्लोगन है अभी दिया है, बीजेपी है तैयार आत्मनिर्भर बिहार, नई सोच नया बिहार। इसमें क्या आपको एजेंडा मिल रहा है? क्या जब बिहार फर्स्ट में क्या एजेंडा मिल रहा है? कौन सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा इसमें आपको मिल रहा है? ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें स्ट्रेटजी हो गई हैं। यह एक तरीका है कि किसी तरह हम सत्ता को प्राप्त कर लें। और जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, जो हम देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इट इज लीडिंग टुवर्ड्स एनार्की। कहीं कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार आप माने या न माने, नीचे स्तर पर गौरव जी, राखी जी, आप लोग आकर के चलें, देखें नीचे कितना ये हो रहा है भ्रष्टाचार। सारी बातें एक जगह हैं, लेकिन जिस विकास की बात हो रही है, विकास हो रहा है, विकास हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी बना करके क्या होगा जब तक कि लोग स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्टनेस का मतलब आज क्या हो गया है? आज स्मार्टनेस का मतलब जीन्स पहन लेना, फटे कपड़े पहन लेना, बाल को रंग बिरंगे रंग में डाल लेना, दिस इज द साइन ऑफ स्मार्टनेस। लेकिन आज युवा वर्ग में भयानक क्राइसिस है, और उसी युवा वर्ग के लिए को सस्टेन करना है। हम लोग तो अपनी पारी खेल चुके हैं। सस्टेन करना है इस विकास को। जिनको कि इसके प्रति लगाव नहीं, वो लगाव होगा कहां से? शिक्षा से होगा। और शिक्षा कभी कभी मुझे लगता है कि सरकार के एजेंडे से शिक्षा है, सिद्धांत में है, डेटा देने के लिए है, स्कूल है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करके देखेंगे तो आपको बड़ी ही निराशा होगी। इसलिए, और इसमें जो मीडिया है, मैंने तिलक जी को कहा था कि मीडिया भी अपने अपने दृष्टिकोण से बातों को रखती हैं। एक से एक देश की समस्याएं हैं, एक से एक गंभीर चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। जब मैं मीडिया में, हम लोग तो खैर कम ही टीवी देखते हैं, नॉन इश्यूज हो रहे हैं और इशू पीछे छूट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको लोग जानता नहीं है, उनके बारे में कोई बोलता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी जो बिहार की स्थिति है, इस बार का जो चुनाव है, इसमें इतने सारे दल हैं जो निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव रोल, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, चाहे MIM वाले हैं वो हो, चाहे मुकेश सहनी जी तो इधर आए, सबके पास कुछ न कुछ अपने कास्ट का वोट है। आप सब, गौरव जी, राखी जी, आप लोग सब सहमत होंगे कि इन लोगों को क्यों लोग जोड़ लेते हैं तुरंत। कल तक वो गठबंधन उनके साथ चेयर में बैठते थे और वी का सिग्नल देते थे, आज तुरंत जंप करके फिर इधर से चले आए।
मांझी जी उधर चले गए, फिर इधर चले आए। तो इन सब बातों से जो हम लोगों के जनरेशन के लोग हैं उनको बड़ी ही वितृष्णा हो गई है राजनीति से। नए जनरेशन इसके बारे में बहुत सोचता नहीं है और ये मान लिया है कि ऐसे ही चलता रहेगा। रही बात समस्याओं की, तो हमारा देश जब आजाद हुआ था तो शायद जहां तक मुझे स्मरण है 45 करोड़ शायद हमारी आबादी थी। आप लोग थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग। तो नेहरू से पूछा कि साहब आपकी देश की क्या समस्या है, तो 45 करोड़ समस्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार आज आप पूछ लीजिए 130 करोड़ देशवासी हैं, बिहारवासी हैं, सबको पूछिए, एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम विथ हिम। तो समस्याएं हैं, लेकिन विकास सिर्फ भौतिक विकास से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और एक बात आप जानेंगे, जो आज हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स नहीं डीलर्स से रूल हो रहे हैं, और स्टेट्समैन को तो भूल जाएं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट्समैन एंड अ पॉलिटिशियन। अ स्टेट्समैन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वेयर एज पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। तो आप खुद देख रहे हैं एवरीबडी, एवरी पॉलिटिकल लीडर whom I call dealer is thinking of in terms of election. Only one agenda is how to grab chair. I feel personally. हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें 15 सालों में नीतीश जी ने निश्चित रूप से बहुत सारा काम किया है। और मैं समझता हूं कि यह शराबबंदी, राजनीति और समाज सुधार तो निश्चित रूप से साथ साथ चलना ही चाहिए। और उसके साथ साथ अब की बार जो भी सरकार बने, अभी कुछ इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है, गौरव जी ने भी कहा है, और जब थर्ड फेज का होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि जो नया जनरेशन है हमारा, उसको कैसे हम कल्टीवेट करें, कैसे हम उसको हम योग्य बनाएं, उसको हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। सोशल मीडिया बहुत ही बुरा प्रभाव जनरेशंस पर डाल रही है। आप दिल्ली में बैठे हो, पटना में बैठे हो, आप लोग एसेस करते होंगे। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, पटना में, पटना विश्वविद्यालय में छात्र जीवन से ही रहा हूँ, और कई जगह जाने का मौका मिला है। यहाँ एक दरभंगा में हूँ। अब दरभंगा भी एक लगता है कि बड़ा शहर होने की ओर अग्रसर है, चूंकि एम्स हो रहा है। 8 तारीख से एयरपोर्ट भी दूसरा तीसरा बिहार में गया के बाद ये शुरू हुआ है। तो और मेडिकल कॉलेज पुराना है ही, लेकिन जो मैं जनरेशन को देखता हूँ, जो जनरेशन की इसकी ओर किसी को ध्यान नहीं है। ये सारी बातें हैं अपनी जगह, लेकिन अंत में यहाँ मिथिला में कहावत है, मोस्टली गाछक बखिया उही में लगे छे। ये तिलक जी शायद समझेंगे, मतलब जहाँ है वहीं सटेंगे। अल्टीमेटली फिर हम जाकर के उसी कास्ट में वोट करेंगे, ये बात है। हाँ, 14 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उसके पहले कांग्रेस की भी, इंदिरा जी की, सब उस समय बहुत सारा कास्ट बैरियर टूट भी गया था। नीतीश जी के भी शुरू के टर्म में बहुत सारा बैरियर तोड़ करके लोगों ने वोट किया था, लेकिन पुनः हम लोग फिर उसी जगह पहुंच गए हैं। और कास्ट कम और बेस पूरे भारतवर्ष में, गौरव जी ने भी इस बात को माना है, अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले करती है। बिहार में कुछ ज्यादा, उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा, और उसी के हित साधन के लिए सारे लीडर्स लगे रहते हैं। गवर्नेंस पीछे छूट जाता है, गवर्नेंस बहुत पीछे छूट जाता है। ठीक है, कोई सरकार बन गई, गवर्नेंस हो गया, शासन चलता रहता है, चलता ही रहेगा। और मोटा मोटी यही सब, इन सब बातों की चर्चा मैंने की है अभी। अब आगे बढ़ाएं डिस्कशन को। ठीक है, फिर हम कुछ सवाल लेंगे, फिर हम आपके पास वापस आएंगे। रूबी के पास कुछ सवाल है। रूबी, आप अपना सवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अभी आ रही है? हाँ। कोरोना एक बहुत ही रिसेंट एक अपडेट है, जिसके तहत मुझे लगता है कि हेल्थ एक ऐसा इशू था जो सामने आना चाहिए था। जिस तरह से पूरे भारत की, ना सिर्फ बिहार की, पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसका हमें पता चला। बट मुझे लग रहा है कि ये एक मुद्दा है जो मिसिंग लग रहा है मुझे। और दूसरा है कि माइग्रेशन जो इतने बड़े लेवल पे हुआ है, और किस कंडीशन में हुआ, ये पूरी
पूरी दुनिया ने देखा है, सिर्फ भारत नहीं। तो ये दो मुद्दा जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तिलक जी, 1 मिनट इस पर मैं कहना चाहूंगा। गौरव जी, ये दुर्भाग्य है। एक बार मैं किसी बड़े नेता के साथ आ रहा था बाढ़ के समय में, और बहुत जबरदस्त भीड़ वहां जमा थी, तो बहुत आक्रोश था उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट के। सारी बातें हुई हैं और मीडिया भी कहां हाईलाइट कर पाती है जो ग्राउंड। ये तो सिचुएशनल, आज कोरोना हो गया, ये बात ठीक है, हमारे यहाँ कोरोना हुआ है, ये आज भी खतरनाक स्थिति में है, हम लोग पूरे परहेज से बाहर जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट जो प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है हेल्थ का, कहां मीडिया इसको लेकर के एक चलाती है। कोई ऐसा कुछ हम देखे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, जो बिहार में या बिहार के अन्य राज्यों में जो क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति है, कोई उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। एम्स हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये मशीन हजारों लाखों करोड़ों रुपए की मशीन यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन चलाने वाले नहीं है, उसके टेक्नीशियंस नहीं है, सामान ला के रख देते हैं, टेक्नीशियंस नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। और माइग्रेंट वाले कहाँ चले गए लोग, कहाँ गए वो लेबरर, कहाँ कोई उसका मुद्दा उठा रहा है। हम तो देख रहे हैं चुनावी सभा में क्या मुद्दे उठ रहे हैं, इतना पर्सनल लेवल पर अटैक हो रहा है, इतने नीचे। जी अनिल जी, इसमें राखी मैम, हाँ राखी जी कुछ, राखी जी म्यूट में, आप म्यूट में। हाँ 1 मिनट। मैम आप म्यूट करें। ओके, नहीं मैंने ओके। हेलो, आपसे जी, ओके। मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि माइग्रेंट लेबर मैंने जब बात शुरू की थी तो जरूर उठाया था, क्योंकि अगर आप देखें, हम बात कर भी रहे थे कि वो जो वीडियो शुरू हुआ बंबई में काबा, वो कहीं ना कहीं इस बात से ही शुरू हुआ कि कई माइग्रेंट लेबर का जो मुद्दा है इस बार बिहार में, उस मुद्दे को देखते हुए कहीं ना कहीं इस वीडियो के पीछे जो पूरी पटकथा है वो हमें समझ में आया। उसके बाद कई तमाम पार्टियों ने और भी वीडियो लगाए, जिसमें बंबई में ई बा जो बीजेपी ने कहा और का किए हो जो आया, जो कांग्रेस की तरफ से आया। तो ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर अगर आप कह रहे हैं कि उस सवाल को नहीं उठाया जा रहा है, ऑफकोर्स तेजस्वी के सभाओं में हमें सुनने को मिला, लेकिन अगर बहुत आपको सुनाई नहीं दे रहा हर जगह, तो मुझे लगता है फिर भी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। क्योंकि वो जो पैरों, मैं इसको सिंबॉलिक बताऊंगी कि पैरों के वो जो छाले हैं उसको शायद लोग समय के साथ भूल गए होंगे, पर जिनके छाले पड़े हैं वो नहीं भूल सकते। इसलिए आपको वो शायद असर अंत में पता चलेगा जब वोट करने लोग जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ उनको वो दुख सहन करना पड़ा, उनकी जीविका छीनी, और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दुर्दशा है, वो हम और आप बात भले ही कर रहे हो, पर उसकी गंभीरता वो ही लोग समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है। रूबी ने, आपने सही कहा, इस पे जोर देना जरूरी है। ये बड़ा मुद्दा है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे फिर आ जाते हैं। और हम इसलिए बार बार इस बात की भी बात कर रहे हैं कि जब हम कोविड में ये बात करें तो कोविड की लिमिटेशंस आ गई हैं बहुत सारी। आप कह रहे थे लीडर और डीलर की बात कर रहे थे। अपॉर्चुनिज्म तो हमें हर जगह दिखाई देता है कि अपॉर्चुनिज्म तो हर इलेक्शन में दिखाई देता है, लेकिन बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है वो ऐसे समय में हो रहा है, हमें संदर्भ और समय देखना पड़ेगा। ऐसे समय में हो रहा है जहाँ की युवा जो है बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा। सोशल मीडिया पे वो देख रहा है बहुत सारी चीजों को। आप कह रहे थे दिखाई नहीं देता है, मीडिया में दिखाई देता है कि कई जगह हमने देखा कि लोग गए बात करने गाँव में, तो लोगों ने कहा विकास होता क्या है पता नहीं। तो इस तरह की तमाम बातें भी सोशल मीडिया और मीडिया पर ही हमको दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लिमिटेड माध्यम है। अभी डिजिटल जो है वो न्यू नॉर्मल बना हुआ है। तो हम चाहते थे कि बहुत सारे डिजिटल कैसे जमाने में ये रैलियां हों, फिजिकल रैलियां फिर भी हुई हैं। तो बहुत ही एक अजीब माहौल में ये सब कुछ हुआ है। तो ये बहुत बड़ा केस स्टडी भी गौरव साहब समझ पाएंगे। बहुत सारी स्टडीज निकलेंगी इसके अंदर से कि एक ऐसे क्राइसिस के समय में हम कैसे बात कर पा रहे हैं।
तो रूबी, ये सवाल है आपका, जो जवाब ये स्वास्थ्य के बारे में आपने बात की, स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं हुई है कि भाई कितने अस्पताल बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने चलाई हुई हैं, लेकिन वो योजनाओं का फायदा और उसका जो असली इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड पे कितना हो पा रहा है। जैसे कि अभी भी हम पीएचसी की बात करते हैं, तो क्या कितने पीएचसी बने हैं और कितने फंक्शनल हैं, इन सब चीजों के बारे में बात और होनी चाहिए थी, खासकर बिहार में। आप सही कह रहे थे झा साहब, शिक्षा की बात और स्वास्थ्य की बात, ये दो बात बहुत बहुत जरूरी बातें हैं किसी भी स्टेट के लिए, लेकिन बिहार के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम विकास की बात करें तो ये दो ढांचे हैं बड़े जिन पे हमें बहुत ध्यान देने की, किसी भी जो भी सरकार आएगी, जो भी लीडर आएगा, उसको इस पर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी का प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन शिक्षा की जो आप बात कर रहे थे, शिक्षा और स्वास्थ्य की, उस पे वो क्या कारगर कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में उनको शायद और बात करनी चाहिए थी या बतानी चाहिए थी। जिसको कहते हैं ना कि एक रैली, और गौरव साहब समझ पाएंगे कि जो रैली का एक मूड और सर्ज होता है, सिर्फ उससे ही बात नहीं होगी, असली रियलिटी को भी सामने लाना होगा कि कर क्या पाएंगे आप। तो मुझे लगता है एक तरफ खामियां दिख रही हैं कि चलिए नीतीश कुमार जी के टाइम में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, लेकिन जो नया बिहार की जो बात हो रही है, नए लोग जो आएंगे या नया युवा जो देख रहा है, हमको ये देखना होगा कि उसका रियलिटी चेक क्या है। तो ये सब चीजें, हालांकि हर बार अब दो फेज जो बचे हैं, और आप सही कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग फेज बच गया है, क्योंकि एक तरफ दांव पे है, अगर आप एनडीए अलायंस की बात करें तो दांव पे है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन जो अजीब, वो गठबंधन भी थोड़ा अजीबोगरीब लोगों को लगता है, और दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी पर ज्यादा आश्रित नजर आती है। तो ये परम्यूटेशन, और जो आप झा साहब और पार्टीज की बात कर रहे थे, और मैं जल्दी अब खत्म करना चाहूंगी, शायद आप चर्चा को जारी रखें उसके बाद, कि और पार्टीज की जो आप बात कर रहे थे, खासकर एमआईएम की, तो देखना पड़ेगा कि क्या उसका कोई भी प्रभाव जो है किस तरह से नजर आएगा। मुझे लगता है गौरव जी के पास बहुत सारे और इस तरह के बिंदु होंगे जिन पर आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे अगर आप इजाजत दें तो बहुत मुझे मजा आया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कुछ नेट की स्थिति भी ऐसी है, यहाँ पे रात हो, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो एक टिप्पणी हम आपसे चाहते हैं। जी बताएं। मीडिया का कहीं ना कहीं रहा है, आप पत्रकार के नेताओं से आपका बातचीत होती रहती है, कैसे वो मीडिया को कैसे करने की कोशिश। नहीं, देखिए, मीडिया पे तो बहुत, मुझे लगता है एक अलग एडिशन आपको करना चाहिए, क्योंकि, और वो गौरव जी और झा साहब दोनों ही समझ पाएंगे कि मीडिया को सब लोग सबसे ज्यादा फोरफ्रंट में रख रहे हैं। सोशल मीडिया तो चलिए है ही, और हमें मालूम है कि सोशल मीडिया पे कुछ बातें ऐसी जो कि पत्रकार ग्राउंड पे जाके फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया के पीछे हैं, ये भी गौरव साहब और झा साहब जानते हैं। और वो जो पीछे के लोग हैं वो बहुत कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये सोशल मीडिया का एंगल है। मीडिया की, जहाँ ट्रेडिशनल मीडिया की बात है, मुझे लगता है कुछ न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट आप देखें, आर्टिकल्स जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, वो बहुत बैलेंस व्यू कहीं कहीं नजर आ रहा है। टीवी चैनल पे जो है कितनी बात की जाए, क्योंकि टीवी चैनल पे कितना स्पेस आप मुद्दों को दे रहे हैं, और कितना हर एक पक्ष को बहुत ज्यादा, हालांकि कोड्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना सही ढंग से दिखा रहे हैं। टीवी चैनल पर मुझे लगता है कि और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरह से मुद्दों को दिखाएं। हाल के जमाने में हमने देखा ही है कि मीडिया के ऊपर ही कितने सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में इलेक्शन को मीडिया किस तरह से दिखा रहा है, हमने देखा है। हमारी कुछ कुलीग्स, और मैं कहूंगी कि मेरी महिला साथी भी जो है पत्रकार, बहुत सारी ग्राउंड पे गई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट भी वहां से की है। उसके अलावा कई मेरे और भी साथी पत्रकार हैं जो ग्राउंड से बहुत अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग पहले असमंजस में थे कि हम जाएं कि नहीं, और वो बिहार गए हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो ये जो इस बार कोरोना के अलावा मीडिया ने भी, और डिजिटल मीडिया ने किस तरह रिपोर्ट किया है, गौरव जी, ये भी आपके सर्वे का कहीं ना कहीं एक आकर्षण का बिंदु रहेगा पढ़ने के लिए, हम सबको समझने के लिए। झा साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ सामने रखी हैं, कुछ और पार्टियों की और जातिगत समीकरणों की आपने बात की है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हम जब नए बिहार की बात करते हैं तो बार बार जाति की हम अभी तक कितनी बातें करें, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन इट्स रियली गोइंग टू बी एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ सॉर्ट इन मेनी
on many fronts. That's what I can say. और बट देखना ये होगा कि लास्ट मोमेंट में एक तरफ जहां अमेरिका की इलेक्शन की तरफ नजर है और बिहार और कश्मीर में भी मैंने बताया कि उसकी चर्चा हो रही है, तो रोचक रहेगा देखना कि आखिर किस तरह का परसेंटेज निकल कर आता है, समीकरण किस तरह के दिखाई देते हैं, और लोग विकास की जो बात कह रहे थे आप गौरव जी, कितना बड़ा विकास का ही मुद्दा होता है और किस तरह से प्ले अप करता है, ये भी देखने की बात है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सारे सवाल अब गौरव जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मैं झा साहब और गौरव जी आपका, थैंक यू सो मच, और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah, thank you so very much, and I wish the foundation also all the best for organizing these discussions. I think these exchange of thoughts are very important, बहुत जरूरी हैं कि हम इनको डिस्कस करें, एनालाइज करें, और आगे भी ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर मेरा हमेशा आपके साथ सहयोग रहेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई थिंक अब हम लोग एक बार चलते हैं कहीं ना कहीं ये जो सारे सवाल उठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या नेता आपके पास क्या समस्या लेके आते हैं, कैसे माइग्रेशन का मुद्दा या फिर और भी सारे मुद्दे को कहां से कहां कैसे घुमाते हैं, फिर कैसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं आपसे उनके? आपका माइक इसमें ठीक है, मैं बता दिया। तिलक, देखिए इसमें एक मेजर पॉइंट ये है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि माइग्रेशन का मुद्दा है, कोरोना काल में जनता का सहायता करने का मुद्दा है, या बाढ़ में जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस है, तो इसमें जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिहार में, बिहार सरकार का ये मानना है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और हमारा जो ऑन ग्राउंड डेटा कलेक्शन था उसमें भी ये बात निकल के आई कि बहुत जगह काफी अच्छा काम हुआ भी है। खासकर बात करूंगा कि माइग्रेंट लेबर जो आया चल के, वो सारी स्टोरीज हमने मीडिया में देखी, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पहुंच गए तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में इंतजाम के बारे में काफी पॉजिटिव फीडबैक आया था। उनको वहां पे खाना भी मिला, उनको वहां पे 1000 रुपए भी मिले, तो ये फीडबैक एक पब्लिक की तरफ से आया है, और वो एक, मैं ये मानता हूँ कि 100% सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से, किस सरकार के काम से किसी को नहीं हो सकता। तो वो उसको कोरोना काल में सपोर्ट जो दिया, इसको आप नीतीश जी की रैली में भी सुनिए, हमेशा बोलते हैं कि कोरोना काल में हमने सबके लिए इंतजाम किया। दूसरी बात, जो कोरोना के टाइम पे लोग लौट के आए, मैं आपको बताऊं पिछले 2 महीने में लगभग हफ्ते 10 दिन में हर बार मैं पटना से फ्लाइट लिया हूँ वापस जाने का। आप मानेंगे नहीं कि कितना माइग्रेंट लेबर फ्लाइट से वापस गया है। उसके पीछे कारण है, जहां से वो लोग आए थे वहां पे लोगों ने उनको वापस बुलवाया है। तो ये तो फ्लाइट मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन इसके अलावा ट्रेनों के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से भी मुझे यहाँ तक पता है कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिल्डर्स और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बसेस भी गई हैं, तो बहुत सारा माइग्रेंट लेबर वापस भी चला गया है। तो जो ये माइग्रेंट वाला मुद्दा है, ये बिहार का मुद्दा इस चुनाव का नहीं है, माइग्रेंट लेबर हमेशा से रहा है बिहार का। तो वो एक ढांचागत प्रॉब्लम है जिसके लिए जो बात हो रही है, बेरोजगारी का मुद्दा या 10 लाख नौकरी का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपस में। और तीसरा जो बात है बाढ़ की समस्या को लेकर के भी, ये एक हमारा बिहार की जो टोपोग्राफी है, जो लैंड का जो हमारी नदियां हैं, उन सब की प्रॉब्लम है। सो उन सब पे भी जो काम हुआ है उसको लेकर के मैं कहूंगा औसत से बेटर फीडबैक है। बट हाँ, लोग चाहते हैं कि बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, कि बाढ़ आए नहीं। तो उस पे हम लोग काफी पीछे हैं। उस पे किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली काम होगा वो आगे देखा जाएगा। तो ये मुद्दे हैं चुनाव में, और इन पे बात हो भी रही है। इसमें यह है कि एक पक्ष बोल रहा है कि हमने किया है और दूसरा पक्ष बोल रहा है आपने कुछ नहीं किया है। तो ये एक डिस्कोर्स का डिवाइड रहेगा, और इसका फैसला जनता ही करेगी फाइनली। तो इन मुद्दों पे तो यही सब चल रहा है यहाँ पे, और इस पे कोई खास ट्रैक्शन आपको सोशल मीडिया या इन सब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई और एंगल नहीं है प्ले करने का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दा है, एक तरफ बोल रहे किया है, एक तरफ बोल रहे नहीं किया है। जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, प्रियदर्शन जी, आपके पास एक सवाल है। जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि श्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास नहीं होने का कारण जो बताया,
वह बिहार का लैंड लॉक स्टेट बताया। यह कहाँ तक सही है? जबकि हम देख रहे हैं कि जितना चीनी मिल हो या फिर कागज उद्योग हो, सारा का सारा बंद पड़ा है। और सारा का आरोप मढ़ना जो है लैंड लॉक स्टेट का ना, ये कहाँ तक सही है? आई थिंक इस पे झा सर से। अनिल सर, ये सवाल आपसे है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गौरव जी भी कुछ ज्यादा इस पर घूम फिर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एज सच जो बिहार की जो छवि है पिछले अनेक वर्षों से, जो स्थिति बिहार की बन गई थी, जो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाज कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था, और पता नहीं बाहर के लोग इन्वेस्टर्स कोई यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, उनको सुविधाएं नहीं थी और सुरक्षा की भावना थी। बहुत जो भी लोग यहाँ थे वो लोग सारे, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग यहाँ, उनके लोग किडनैप हो जाते थे वगैरह वगैरह। बहुत सारा लाल फीताशाही भी है, ब्यूरोक्रेसी का अपना काम करने का तरीका है, सरकार का अपना काम करने का तरीका है। और कुछ हम लोगों की मानसिकता भी बिहारियों की ऐसी है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जो दूसरे स्टेट्स में हम लोग जाते हैं तो यहाँ से, तो वहां जाके हम पूरे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जहां भी कहीं जाते हैं वहां के सिस्टम में अपने को ये ढाल लेते हैं। लेकिन जब हम बिहार में आते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा बिहेवियर एनार्किस्ट जैसा हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, और ये निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है कि बिहार में जितने सारे, हमारे गांव के बगल में लोहट चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल है, रीगा शुगर फैक्ट्री है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अब किन कारणों से, चूंकि वो लोग वो सारे के सारे बैठ गए भी, इतनी जमीन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर महाराजा दरभंगा का शुरू किया हुआ था यहाँ चीनी मिल, अशोक पेपर मिल अभी देख रहे हैं जो कुछ चलने की बात हो रही है। सरकार ने उस ओर न ध्यान दिया, बहुत कोई भी सरकार, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कोई दूसरा इंडस्ट्री वहां खड़ा किया जा सकता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही खड़ा किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं, ये तो नहीं है कि नीतीश कुमार को बरी कर दूंगा कि ये इन्होंने ठीक किया, उनसे भी चूक इस पॉइंट पर हुई है। और जब सिर्फ वोट बैंक को सामने रख करके कोई डिसीजन मेकिंग किया जाएगा तो हम समझते हैं जो उसमें जो विकास का समग्र कंसेप्ट है वो कहीं न कहीं पीछे चला जाएगा। और अच्छा, ये अब इस पर तो गौरव जी अपना कुछ बतलावें। इस पे हम गौरव राठौर साहब की भी टिप्पणी है। साथ में एक सवाल हमारे एक अमरेंद्र नारायण जी हैं, उनका ये है कि चुनाव में जो वोटिंग का परसेंटेज है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 55, 56, 57% से ज्यादा वोटिंग होती नहीं है। और ये भी एक मुद्दा है कि कई सारे लोग वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। इसको लेकर के वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़े, आप बढ़ाने की कैसे कोशिश करते हैं? नेता किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कौन वोट दे, कौन वोट नहीं दे? तो पोस्टल बैलेट की बात होती है, अमेरिका में है, हर काफी जगह टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है कि आप बैंक का ट्रांजैक्शन मोबाइल से कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। और भी बहुत सारे पक्ष हैं। मुझे लगता है इस पर राठौर साहब की टिप्पणी बहुत इंसाइटफुल हो सकती है। पहले तो मैं जरा लैंडलॉक्ड स्टेट वाले स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ। तो मैं पार्टी से इस वक्त जुड़ के काम कर रहा हूँ, मगर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ना पार्टी का कोई सिंपैथाइजर हूँ। हाँ, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिया गया और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा उनको कहीं ना कहीं। तो वो एक टेक्निकली सही स्टेटमेंट नहीं है, और नेताओं से गलतियां होती हैं, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और उसका वो अपना खामियाजा भुगतेंगे। आते हैं इस पे अपने वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। तो देखिए, दो बातें हैं कि सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे तो 75-80% पोलिंग नॉर्मल है, 80 से ऊपर भी जाती है कई स्टेट्स में। बिहार में 55% ही नॉर्मल है यहाँ पे। तो इसके पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है, अगेन, माइग्रेंट का एक काफी बड़ा तबका बिहार छोड़ के जा चुका है, मगर उनके नाम वोटर लिस्ट में अभी भी दर्ज है। वो लोग ना है यहाँ पे, ना वो वोट देने आते हैं। अनिल जी जो है दरभंगा साइड से हैं, दरभंगा में बहुत ज्यादा माइग्रेशन है,
खासकर हमारे अपर कास्ट सवर्णों के गांव खाली मिलते हैं, ऐसे मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा हमारा एक और हमारा ये खाली बिहार का नहीं, ये पूरी हिंदी काउ बेल्ट का एक फिनोमेना है कि किसी का वोट कटना नहीं चाहिए। चाहे बेटी की शादी होकर चली जाएगी बेटी, लेकिन घर में वोट बना रहना चाहिए। तो वो हम हटवाते नहीं है। तो वोटर लिस्ट की क्लीनिंग भी यहाँ पे उतनी इफेक्टिवली नहीं हुई है। तो ये 2 मेन रीजन है। इसके अलावा थोड़ा बहुत कई बार प्रॉब्लम पोलिंग बूथ कहीं दूर दराज के एरिया में होना या कंफर्टेबल एरिया में नहीं होना भी होता है। तो बट हाँ, 65-70% पोलिंग तो कम से कम होना ही चाहिए। उससे कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो पोलिंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें अगेन उनका पक्ष आ जाता है कि उनके अपने वोटर पोलिंग कैसे बढ़ाएं, उनका ये कंसर्न होता है। ओवरऑल पोलिंग बढ़ने के अलग अलग महीने हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर माना जाता है। अगर पोलिंग बढ़ जाए तो सरकार के खिलाफ आक्रोश निकल के आता है, ऐसा माना जाता है। तो पोलिंग बढ़ाना फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से एक टैक्टिकल डिसीजन है। कहीं बढ़ाना है, कहीं नहीं बढ़ाना है, हमारा वोटर निकल आए, दूसरे का वोटर ना निकल पाए, ये सारी चीजें चलती हैं और वो एक टैक्टिकल पोल मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें एक और भी बात सामने आ रही है ना गौरव जी, इसको आप ऑब्जर्व आपने किया होगा, जो ठीक है, जो समाज में एक तबका ऐसा भी है जिनको राजनीति से वितृष्णा हो गई है, जो पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी। ये इस बात को हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं कि जो नोटा पर भी आजकल आप देख रहे हैं, उनको समझ लिया है, लोग वोट करने जाते हैं, वोट करते हैं। बहुत सारे हैं जो कोई नृप हो हमें का होने हानि, चेर छोब न हो रानी, इस तरह की भावना से भी लोग, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है जो हम नहीं जाएंगे वोट गिराने के लिए। एक बात तो आपने ठीक ही कहा है, जो गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं, जो बाहर हैं और उसको सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमको वोट दें या न दें, इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, सरकार जिसकी बननी है बन ही जाएगी। तो वो जैसे दूसरे स्टेट्स में लोग वापस जाते हैं वोट गिराने के लिए, दे टेक सीरियसली, बट इन बिहार ऐसा नहीं है। जिस तरह से लोग छठ में, दीपावली में गाड़ी भर भर के लद लद के लोग आते हैं, उस तरह से दूसरे स्टेट्स में मैंने देखा है। मैंने भी गुजरात ट्रेवल किया है, महाराष्ट्र ट्रेवल किया है, कई जगह मैं चुनाव के दरमियान, चुनाव के अलग रूप में, मैंने कई जगहों पर कई तरह से एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं दौरा करता रहा हूं। और जो बिहार की स्थिति देख रहा हूं, उदासीन लोग रहते हैं, जाने को बूथ पर जाने का मन ही नहीं करता, नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या किसी के बारे में जो जिस तरह के लीडर्स, जिस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कभी कभी हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे, फिर भी मेरा भी मन खिन्न हो जाता है, जो वोट क्या देना है। लेकिन वोट हमें देना चाहिए, इस बात से तभी प्रजातंत्र जीवित रहेगा और हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र से चल रही है। इसके लिए गवर्नमेंट स्तर पर भी और बहुत सारे तरह से प्रयास किया जा रहा है कि वोटर्स का जो टर्नआउट हो सो कैसे आगे बढ़े। और गौरव जी ने ठीक ही कहा है कि इतने सारे लोग बाहर रहते हैं, जो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो वोट कम हो पाता है। अब कुशेश्वर स्थान वगैरह एरिया है जो हमेशा ही वो लैंडलॉक्ड क्या कहेंगे, वो बाढ़ से घिरा हुआ एरिया है, दरभंगा से गौरव जी जानते होंगे, जो उस समय भी लोग वोट नाव से लोग जाते हैं, तो उस सब एरिया में भी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए तो घर घर, परिवार को आगे आना होगा ना, जो इसी से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना है। लेकिन बच्चे देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं नहीं। आई थिंक गौरव कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद रूबी का एक सवाल है। मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट दे रहा था कि जो आपने बोला कि बहुत सारे लोग चुनावों से मन उनका उठ गया है। देखिए, कैंडिडेट तो पूरे भारतवर्ष में एक जैसे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी स्टेट में कैंडिडेट बड़े अच्छे हों और बिहार में बड़े खराब हों, ऐसा मैं नहीं मानता। तो बिहार के पक्ष के परिवेश इसमें देखना पड़ेगा कि हम बिहार में कितनी कम पोलिंग होती है, बिकॉज बिहार सबसे कम पोलिंग वाले राज्यों में आएगा। तो इसका विश्लेषण और गहरा करना पड़ेगा। इतना अच्छा, नए तो वो है
लिए रूबी का एक सवाल है। रूबी सवाल रखिए। गौरव जी से मेरा सवाल है ना, इस बार के चुनाव में एक नया चेहरा निकल के आ रहा है, एक नया युवा चेहरा पुष्पम प्रिया के नाम से। तो सोशल मीडिया पे तो वो काफी प्रभावित दिख रही है ना, बड़े सारे फॉलोअर्स, बड़े सारे बहुत प्रभावित है सोशल मीडिया पे। लेकिन जमीनी तौर पे ना, ग्राउंड रियलिटी में वो उनका क्या प्रभाव है, कितना प्रभावित है वो? देखिए, एक नया चेहरा आया है, कुछ एक नए तरह से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। मुझे याद है कुछ महीनों पहले एकदम से अखबार में सब जगह ऐड, पटना में बड़े बड़े होर्डिंग, एकदम से एक तगड़ा लॉन्च हुआ और सीधे मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी की। तो एक डिफरेंट तरह का मूवमेंट बनाने की कोशिश करी, अप्रोच था। उसमें वही हुआ कि वो उसके बाद जमीनी स्तर पे कुछ खास नहीं हुआ। उन्होंने कैंडिडेट बहुत दिए हैं, कुछ नए तरह के कैंडिडेट दिए हैं, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिए हैं, महिलाओं को बहुत टिकट दिए हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उनके पास जमीन से जुड़े हुए लोग और उनका एजेंडा जो है वो पब्लिक के बीच में कैसे जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं गैप है। एक बहुत बड़ा तबका ये भी सवाल पूछता है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी लॉन्च करी, जो खर्चा किया, उसके बारे में आप सवाल जवाब पूछिए तो कोई जवाब मिलेगा नहीं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि नई तरह की पॉलिटिक्स करनी है, मगर आपने जो अपना पार्टी का चलाने का जो सिस्टम था वो तो वही पुराना हुआ। बड़े बड़े पटना में होर्डिंग लगा दिए और कैसे क्या हो रहा है कोई से बता नहीं पा रहे। तो ये एक मिक्स फीडबैक है, बट हाँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ पटना में बांकीपुर से चुनाव भी लड़ रही है, तो उसको भी मैंने कुछ उनके ट्वीट देखे थे जिसमें उन्होंने काफी कहा है कि इसको हम इंटरनेशनल स्तर का शहर बनाएंगे, और शराबबंदी के फेवर में भी उन्होंने बात, शराबबंदी के विरुद्ध कुछ युवाओं को अच्छा लग सकता है, बट मुझे लगता है निकलना चाहेंगे पड़ेगा इस चुनाव में उनका। सर, एक पॉजिटिव नोट पे हम लोग को लगता है कि इस चर्चा को खत्म करना चाहिए कि क्या आगे कुछ उम्मीद दिखती है कि यही सब चलता रहेगा? ये ऐसा पेसिमिस्टिक तो हमें नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद है, उम्मीद हमेशा ही हमें रखनी चाहिए। जो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, वो पुष्पम प्रिया की चर्चा उसने की है जो एक प्लुरल्स पार्टी को लेके आई है, लेकिन जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो हमारा और जो मासेज हैं, वो कितना एक्सेप्ट पढ़े लिखे लोगों को करने को तैयार है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं चाहते हैं। अब बहुत सारी बातें, इस पर बहुत सारा डिलिब्रेशन हो सकता है। पोस्ट इलेक्शन हम लोग एक बार चाहेंगे कि इस पर पोस्ट इलेक्शन में हम लोग बैठे, तो दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट आई थिंक, तिलक, सो दैट मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड वो क्लियर हो जाएगा। जो कैसे माइग्रेंट लेबर की बात हो, मैं तो घूम के आया हूँ, आज भी मैं 6 बजे सुबह निकला था और 12 बजे मैं लौट के आया हूँ। नोबडी टॉकिंग ऑफ माइग्रेंट लेबर, nobody talking about migrant labor, nobody talking about COVID। कहाँ है कोविड भाई? कोविड तो खत्म हो गया है, आप आके तो देख लो, बैठ के बात है, कोविड है। हम लोग प्रिवेंशन में जाते हैं, लेकिन मैं तो घूम के आया हूँ 10-20 जगह से, कोई कोविड की बात नहीं करता है, कोई माइग्रेंट लेबरर की बात नहीं करता है। हो सकता है अब ये अंडरग्राउंड कुछ बातें होती हो, कोई हेल्थ सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है। हाँ, बिजली की बात जरूर कर रहा है कि हम लोग का सर घर बन गया, नाली बन गया, रोड बन गया। अब ये नल जल योजना जो है, मेरे घर के सामने भी नल जल गड्ढा खोद के चला गया, अभी तक बना नहीं है। उम्मीद है, लेट अस होप एंड विश कि ये बने, आगे बन जाए। ये गली हमारा लेन जो अंधेरा रहता था वो काफी प्रकाश हो गया। इन सब बातें तो वही हैं, लेकिन जो नए सेट ऑफ पॉलिटिक्स, जो प्लुरल्स की बात हुई है, जो हमारा माइंड सेट है, हमारे लोगों का जो माइंड सेट है, जहां की सब कुछ जाके अंत में वही फिट हो जाता है जहां से हम आते हैं। तो चाहेंगे कि मान लीजिए आप 15 सालों से चुनाव कवर कर रहे हैं, कई नेताओं के साथ, हर पार्टी के साथ आपने किया, बिहार के लिए क्या उम्मीद दिखती है आपको आने वाले समय? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि पिछले 15 सालों में काफी चेंज हुआ है पॉलिटिकल लैंडस्केप और पॉलिटिशियन भी। एक पहले तो कोई सोच ही नहीं थी कि कैसे क्या करना है, उनके पास संसाधन भी नहीं थे, उनके पास सोच नहीं थी। अब धीरे धीरे करके मेरे को तो पॉजिटिव
डायरेक्शन दिख रहा है। कई सारे लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई एक पार्टी अच्छी नहीं, कोई एक पार्टी बुरी नहीं है, मैं पार्टियों को एकदम बराबर मानता हूँ। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं जो थोड़ा सा पॉलिसी की तरफ सोच रहे हैं, थोड़ा सा डेटा को समझना चाह रहे हैं, क्या करें तो अच्छा होगा, क्या ना करें इसका एक अवलोकन करना चाह रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन है और हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में वो धीरे धीरे कम होंगी। हम कम से कम उस सिस्टम से तो बाहर आ गए जहाँ पे ये पोलिंग बूथ लूटा जाता था, अब कम से कम वो तो नहीं हो पाता है। तो काफी पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ चीजों में और सुधार होगा आगे। मैं पॉजिटिव रखता हूँ, मेरी धारणाएं पॉजिटिव है। गौरव जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। आपने एक चीज कहा है जो पहले सोच नहीं था, मैं तो देख रहा हूँ पहले कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच था, से 20-25 साल पहले। अब सोच नए ढंग का सोच हो गया है। ऐसा कहना कि आजादी के बाद जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ बने हैं और जितनी सारी सरकारें हुई हैं, सबों ने अपने ढंग से इस देश की सेवा की है। हम और बेस जो भी आप कहें, किसी एक को आप रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आज जो सोच बन गई है और वह सोच एक तरफ नई सोच है, लेकिन कुछ चिंताजनक भी सोच है। किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से कुर्सी पर आ जाना, अब बहुत सारी बातों को इस पर स्पष्ट रूप से डिस्कशन करना उचित नहीं लगता है। जो गवर्नेंस की बात तिलक ने की है, तो गवर्नेंस में तो पहले ही मैंने कह दिया कि जब लोग अच्छे जाएंगे तो गवर्नेंस आप भी महसूस करते होंगे अच्छा होगा। और हर एक पार्टी में, हर एक समाज में अच्छे लोग हैं। मैं तो मानता हूं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी, अच्छे हर एक पार्टी से अच्छे लोग चले जाएं चुन करके विधानसभा में, तो अच्छी सरकार वैसे ही बन जाएगी। ये मेरी तो ये मान्यता है। और अगेन वी विश एंड होप कि आने वाले दिनों में हमारे बिहार में अच्छे लोग आवे, अच्छे सोच आवे। और नीतीश जी की सोच तो अच्छी रही है और उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी भी अच्छे सोच लेकर के आगे आवे और एक अच्छी व्यवस्था बिहार को दे, ताकि बिहार आगे बढ़ सके, लोगों को कॉन्फिडेंस हो। जो राजनीति से वितृष्णा हो रही है, राजनीतिज्ञों को लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये माने ना माने गौरव जी, लेकिन गौरव जी को मानना चाहिए कि ये राजनीति के साथ हमसे ज्यादा इन्होंने कवर किया है, तो ये जानते होंगे कि राजनीतिज्ञों के प्रति क्या धारणा है, क्या दृष्टिकोण है। और बहुत वही बात कह रहा हूँ ना, बहुत चीज बातें बतलाया नहीं जा सकता है, नहीं तो परत दर परत खोल दिया जाएगा। बहुत ये एक प्रकार से ठीक नहीं होगा। हम लोग पोस्ट इलेक्शन फिर इसको बात करेंगे और निश्चित रूप से उम्मीद हम लोग रखें कि अच्छा आगे बढ़े। इतना जहां अंधेरा हुआ करता था, हाँ उजाला है आने वाले दिनों में, और हम लोग उजाले की ओर जाएंगे। यही हमारी शुभकामना है। तिलक, कीप इट अप। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू रूबी एंड राखी, और वो प्रियदर्शी थे ना? हाँ, प्रियदर्शन। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। समय से And you will be surprised to know, Gaurav ji, this is my first online conversation. I have refused so many persons, so many universities. I didn't participate in any one of them. And this first was my online Viva of BHU, PhD Viva, and second one is on the request of Tilak. When I was a teacher in CM College, he was a student there in CM College, Darbhanga. Tilak. Anyway, very good sir. It was nice. It was nice having an interaction with you. Okay. All the best to you all. Thank you. चलिए, तो आप लोगों ने समय दिया। Thank you Tilak. Thank you Ruby. Okay Tilak. Thank you Gaurav ji. आई होप कि हम लोग इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे और इसी पॉजिटिव नोट पे कि चीजें सुधर रही हैं और भी अच्छी होंगी आने वाले समय में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम में आए, हम लोग इस संबंध को बनाए रखें। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।